विद्वान लेखक डॉक्टर श्री जगदीश चंद्रिकेश द्वारा लिखित एक यात्रा वृतांत है। इसमें लेखक ने ज्ञान विज्ञान, धर्म और दर्शन का केंद्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन किया है। लेखक ने इसके देशकाल, संस्कृति, व्यवस्था आदि का अनूठा वर्णन किया है। इसकी सत्यता के लिए लेखक ने प्रमाण उपलब्ध कराए हैं। आदिकाल से हमारा देश ज्ञान विज्ञान, धर्म और दर्शन का केंद्र रहा है। हमारे वेद, जो ज्ञान विज्ञान के अपार भंडार हैं, विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। विश्व की जितनी भी प्राचीन भाषाएं हैं, उनमें वेदों की भाषा संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। इससे स्वतः सिद्ध हो जाता है कि भारत ज्ञान विज्ञान का आदि केंद्र रहा है। ज्ञान विज्ञान का केंद्र होने के कारण हमारे यहाँ मंदिरों के साथ मठों में, गुरुओं के आश्रमों में, गुरुकुलों में, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की परंपरा प्रारंभ से ही रही है। यूरोप के देश जब अपने इतिहास के जिस अंधकार के युग में थे, उस समय ही हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय दूर दूर तक प्रसिद्धि पा चुके थे। सुदूर देशों के छात्र भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आया करते थे। तक्षशिला एक ऐसा ही विश्वविद्यालय था जो आज से 2500-3000 हजार साल पहले अपने चरमोत्कर्ष पर था। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरांत हमारे यहाँ कई विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए, जैसे नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, जगदूत, उदंतपुरी आदि, लेकिन इनमें सर्वोपरि महत्व प्राप्त किया नालंदा विश्वविद्यालय ने। नालंदा विश्वविद्यालय कितना विशाल था, इसकी एक झलक आज भी उसके खंडहरों में देखी जा सकती है। 12वीं शताब्दी में इसे यवन आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद इसके खंडहर टीलों के समूहों में बदल गए। कई शताब्दियों बीत गई। बाद में दूसरे चीनी यात्री ह्वेनसांग की भारत के यात्रा वृतांत के आधार पर पता लगाकर इसे खोजा गया। खुदाई करने पर इस विश्वविद्यालय का जो स्वरूप उजागर हुआ, उसने सारी दुनिया को चकित कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमें सबसे प्रामाणिक जानकारी ह्वेनसांग के यात्रा वृतांत से मिलती है और इसकी पुष्टि इसके भग्नावशेष करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य की राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये राजगीर, राजगृह से कुछ ही दूरी पर है। राजगृह भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय में मगध की राजधानी रही थी और बिंबसार यहाँ का राजा था। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर यहाँ अनेक बार आए और उन्होंने उपदेश दिए। यह क्षेत्र उसी दौरान प्रसिद्धि में आया। नालंदा विश्वविद्यालय इसी क्षेत्र में 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया और फिर कई सदियों के दौरान बढ़ते बढ़ते यह एक विशाल विश्वविद्यालय बन गया। इसमें 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षकों के रहने की संपूर्ण व्यवस्था थी। यहाँ कई बड़े बड़े सभागार और बहुमंजिला 3 विशाल पुस्तकालय थे, जिनके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने पिछली शताब्दी में जब यहाँ खुदाई करवाई, तो यहाँ से एक मोहर प्राप्त हुई जो पत्थर पर खुदी हुई थी और जिस पर लिखा था नालंदा महाविहार महाभिक्षु संघ। इस शिलालेख पर धर्मचक्र बना हुआ है और उसके दोनों ओर एक एक मृग शावक। इस शिलालेख से प्रमाणित होता है कि यह विश्वविद्यालय अपने आप में ऐसा शैक्षिकी क्षेत्र था जिसमें अनगिनत बौद्ध विहार और स्तूप बने थे जो कई सदियों में जाकर बने होंगे। इस प्रकार यह एक महाविहार यानी बौद्ध विश्वविद्यालय बन गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो लगभग 630 ईशून्य में यहाँ पहुंचा था, यहाँ 12 साल रहा। उसने यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर यहाँ शिक्षण कार्य भी किया। उसने लिखा है, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद यहाँ के राजा शंकरादित्य ने नालंदा में एक संघाराम बनवाया। इसके बाद समय समय पर अनेक राजाओं ने यहाँ संघाराम और विहार बनवाए। यहाँ कई हजार भिक्षु,
विद्यार्थी रहते थे। सभी सुयोग्य और ज्ञानी थे। भिक्षु विनयशील हुआ करते थे। संघ के नियम बड़े कठोर थे। सभी उनका पालन करते थे। वे सुबह से रात तक गूढ़ विषयों और मतों पर विचार विमर्श करते रहते थे। वे एक दूसरे की सहायता करते थे। विदेशी विद्वान यहाँ आकर अपनी शंकाएं दूर करते थे। जो विदेशी लोग इसमें प्रवेश कर वाद विवाद करना चाहते थे, उन्हें सर्वप्रथम द्वारपालों के प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे। अधिकार लोगों को उत्तर देने में विफल होने पर लौट जाना पड़ता था। केवल प्राचीन और अर्वाचीन ज्ञान विज्ञान में पारंगत लोग ही वाद विवाद कर सकते थे। यहाँ सुयोग्य, मेधावी, चतुर एवं विविध क्रियाओं में पारंगत एक से बढ़कर एक जानी ठहरे पाते थे। उनसे कुछ धर्मगुप्त, चंद्रगुप्त, सारमती, प्रभामित्र, विशेषमित्र, ज्ञानचंद्र आदि थे। शीलभद्र जो यहाँ के प्रमुख आचार्य थे, सदाचार और सूक्ष्म दृष्टि वाले थे। इन आचार्यों के नाम सर्वविदित थे। ह्वेनसांग के शिष्य और उनकी जीवनी के लेखक हनुई ने भी नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा है। ह्वेनसांग में नालंदा के प्रमुख आचार्य शीलभद्र से 5 वर्ष तक योग दर्शन प्राप्त किया। यह एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, जहाँ अध्ययन की कई शालाएं थीं। व्याख्यान के लिए प्रकोष्ठ थे, ग्रंथालय थे। व्याख्यानों के लिए प्रवेश और उपस्थिति के नियम के भिक्षुओं और अन्य लोगों की संख्या 10,000 थी। बौद्ध और ब्राह्मण दर्शन के अध्ययन के साथ साथ 18 पंथों के ग्रह पढ़े जाते थे, जिनमें वेद, वेदांग, हेतु विद्या, तर्कशास्त्र, शब्द विद्या, व्याकरण, चिकित्सा विद्या, आयुर्वेद, अथर्ववेद या मंत्र विद्या, सांख्य आदि सम्मिलित थे। 3 साल के शिक्षण के बाद दीक्षांत समारोह होता था और उपाधियां दी जाती थी। अनेक चीनी और तिब्बती यात्रियों ने भी इसके विस्तार के बारे में बहुत कुछ लिखा है। यहाँ 3 बड़े पुस्तकालय थे। रत्नदधि नामक पुस्तकालय अत्यंत भव्य और 9 मंजिला था। दूसरे पुस्तकालय का नाम रत्नासागर और तीसरे का नाम रत्नरंजक था। जहाँ विहारों की पंक्तियां थीं, वहीं आकाशचुंबी शिखर थे। विहारों के बाहर पुजारियों के निवास हेतु 4 मंजिला भवन बने हुए थे। जहाँ भव्य और आकर्षक भवन थे, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य भी कई सरोवर थे, जिनमें नीले रंग के कमल आम्रकुंजों की घनी छाया सब ओर छितरी हुई थी। खूब हरियाली थी और रंग बिरंगे मनोहारी फूल 800 सालों तक अपने अस्तित्व में रहे इस विश्वविद्यालय को समय समय पर लगे हुए थे। अनेक राजाओं ने संरक्षण दिया। उन्होंने इसका सारा खर्च वहन किया। छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, बल्कि सब कुछ विश्वविद्यालय की ओर से दिया जाता था। विश्वविद्यालय प्रांगण में सम्राट हर्षवर्धन ने भगवान बुद्ध की तांबे से बनी 26 मीटर ऊंची प्रतिमा लगवाई थी। गुप्त वंश के नरेश कुमार गुप्त ने यहाँ ललित कलाओं का महाविद्यालय स्थापित करवाया था। इन सब के भग्नावशेष आज खोदकर निकाले जा चुके हैं। जो विश्वविद्यालय कभी हजारों छात्रों और शिक्षकों की चहल पहल से गूंजा करता था, आज वही भग्नावशेषों को देखने आए देश विदेश के पर्यटकों की चहल से गूंजता रहता है।